प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसके मैथ गुरुकुल चैनल पे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 से ही प्रमेय। और कौन सी है? अंगणित की आधारभूत प्रमेय। तो फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, अभी ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट आएंगे एक चैप्टर के। तो देखना अभी प्रमेय क्या है। ये अंगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो जैसे मैं उदाहरण लेता हूं 36, और 36 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड बनाऊं तो कैसे बनेंगे? इसको पहले ऐसे लिखते हैं, 2 से भाग करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। जब 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाते हैं? 2 इंटू 3 तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बता रही है कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सिर्फ यही इसके गुणनखंड होंगे और कोई नहीं हो सकता। इनका सिर्फ क्रम चेंज हो सकता है। जैसे अगर ये ऐसे होते तो क्रम चेंज हो जाएगा, लेकिन होंगे यही। ये ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है। तो प्रमेय सिर्फ ये बताती है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2 पावर 1 और 2 पावर 1, यानी 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 2। ऐसे ही 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, कितना हो जाएगा? 3 की घात 2। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, किसके? 36 के। तो इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो उनको हम देखेंगे आगे। तो इसको देखते हैं पहले। क्या है कि अंगणित के आधारभूत सिद्धांत द्वारा लघुत्तम और महत्तम का पता कैसे लगाएं। ठीक है, तो लघुत्तम का ये है और महत्तम का ये है। तो लघुत्तम कैसे होगा? इसको हम एलसीएम बोलते हैं और ये होगा एचसीएफ। तो लघुत्तम क्या होगा? संख्याओं में शामिल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, इसमें हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी घात देखनी है। और महत्तम में हमें क्या देखना है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें हमें देखना है सबसे छोटी घात जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा ठीक से। इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। कई बार एक नंबर में ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित यानी कि एक संख्या है ये, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 है, 140 को हम ऐसे लिख लेंगे। और सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? ये 2 से। अब ये किससे होगा? फिर 2 से, फिर किससे होगा? ये 5 से होगा। अब किससे होगा? ये 7 से, 1। अब इसको इतना ही लिखेंगे। और 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, नेक्स्ट है
ये हमारा है चैप्टर नंबर 1 का महत्वपूर्ण बिंदु। ये हम कर चुके हैं अभी तक, फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। जैसे एक नंबर में, एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि 36 और 510 यानी 510 के गुणनखंड वृक्ष बनाइए। गुणनखंड वृक्ष क्या होते हैं? जैसे कोई संख्या है 36 को, तो उसको हमें ऐसे लिखना है यहाँ पे 36। अब ये सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करके किससे भाग हो सकती है? 2 से भाग हो सकती है। तो यहां कितना आ जाएगा? 18। अब ये कितने से भाग हो, दोबारा कितने से हो सकती है? फिर 2 से हो सकती है, तो यहां कितना आ जाएगा? 9। अब ये 3 से हो सकती है, तो फिर यहां कितना आ जाएगा? 3। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो इसी के ये जो है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है 36 के। ठीक है, ऐसे ही 510 के भी ऐसे ही 2 से भाग किया तो ये आया, फिर 3 से भाग किया तो ये आया, क्योंकि 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से करेंगे हम। ठीक है, फिर 5 से किया तो ये आया। अब यहां पे इसके बाद ये किसी से भाग नहीं हो रहा है, तो इसको बंद कर देंगे। तो ये जो आ रहे हैं इसके, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है पेपर में, एक नंबर का, एक नंबर में आता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 22 भाज्य संख्या क्यों है? 7 गुना 11 गुना 13 जमा 22 जो है वो भाज्य संख्या क्यों है? तो इसने दे रखा है 7 गुना 11 गुना 13 और जमा 22। तो जितनी भी संख्याएं गुणा में चलती जाएंगी उनको हमें एक मानना है। ठीक है, तो ये सारी एक है और प्लस के बाद ये अलग है। तो अब ये देखना है कि इस एक में से और इस एक में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है सारे में से। तो यहां पे कॉमन आ सकता है 11। 11 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 7 इंटू 13 और प्लस यहां ये 11 से गुणा होकर कितना बनाता है? 22। तो कितने में? 2 से गुणा होकर बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 11 इंटू 91 यानी कि 91 जमा 2, और ये कितना हो जाएगा? 11 गुणा 93। अब इसका मतलब क्या है कि हम पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। या दूसरी बात कि भाज्य संख्या क्या होती है कि वो या तो खुद से भाग हो या किसी दूसरी संख्या से और एक से। तो जैसे ये है, ये किससे भाग हो रही है? 11 से भी भाग हो रही है, और किससे हो रही है? 93 से भी भाग हो रही है। अगर इसको गुणा करेंगे तो उसके बाद दोनों संख्याओं से भाग होगी, इसलिए क्या ये भाज्य है। तो दी गई संख्या के दो गुणनखंड ये हैं 11 और 93, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय हमने कर लिया है अभी, ये हम कर चुके हैं। आगे है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में देखो क्या है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आता है, तो इसको भी ध्यान से करना है। तो सबसे पहले है कि 6 के हम गुणनखंड बनाएंगे, तो आप सीख चुके हैं कैसे बनाना है। 2 से भाग करेंगे 3, फिर 3 से भाग करेंगे 1, ऐसे ही 20 को करेंगे 2 से भाग किया 10, फिर 2 से भाग किया, फिर कितना आया? 5, और फिर 5 से भाग किया तो 1। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3, और 20 के कितने हो जाएंगे?
2 इंटू 5। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार और। क्यों? क्योंकि इसकी घात मुझे जोड़ना है, तो दो, इसकी घात 1 और इसकी घात 1 कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 इंटू 5। अब ये देखना है, सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है? इन दोनों में, इसमें और इसमें 2 की पावर यहां कितनी है? 1 है, और यहां कितनी है? 2 है। तो जितनी संख्याएं दोनों में कॉमन होंगी उनकी छोटी घात देखनी है HCF के लिए। तो यहां छोटी घात क्या है? 2 की घात 1 है। तो मैं लिख देता हूं 2 की घात 1 यानी कि 2। ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF। और LCM क्या आ जाएगा? अब मैंने ये संख्या ले ली है, बाकी जितनी संख्याएं बची हैं उनको ले लो। जैसे 3 बचा है, और 2 की घात 2 बचा है, और कितना बचा है? 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो अब इसमें एक चीज देखना है, एलसीएम आया हमारा 60 और एचसीएफ आया हमारा 2। तो जब मैं एलसीएम और एचसीएफ की यहां पे गुणा करता हूं तो वो है 60 इंटू 2, तो कितना हुआ? 120। और हमारे पास संख्याएं क्या क्या थी? दोनों संख्याएं थी 60 इंटू 2, उन दोनों की भी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 120। तो यहां से क्या है? एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला क्या बनता है? कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं की गुणा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो अब इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है HCF 96,404 बराबर है 4। इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, या कौन कौन सी संख्याएं हैं? लिखेंगे संख्याएं बराबर 96 और 404, 96 और 404, ठीक है। और HCF दिया गया है 4, और LCM हमें निकालना है। तो आप पढ़ चुके हैं कि HCF गुणा LCM बराबर संख्याओं की गुणा के बराबर, बराबर संख्याओं की गुणा। तो HCF कितना है? 4, और LCM हमें निकालना है, और संख्याएं कितनी? 96 और 404। तो इनको हमें ऐसे ही लिख दिया। तो अब LCM जो है, LCM क्या आ जाएगा? इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा ये। तो जब इसको अब इसको काट देंगे, 4 से 1 कट रहा है, तो 101 पे कट रहा है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9696। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे आपकी किताब में या कहीं भी मिले आपको, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कई बार, और वैसे भी 2 नंबर का कई बार आ जाता है, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो इसको हम लिख लेते हैं। हमें ये देखना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1, 1 की जरूरत है नहीं, 2 और प्लस यहां पे लिख दिया मैंने 5। तो ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो जब हम मैंने क्या बताया था पहले, एक क्वेश्चन ऐसा आ भी चुका है कि इसको एक मानना है क्योंकि सब ये मल्टीप्लाई में है, और इसको एक मानना है। तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है। तो 7 इंटू 6 और इंटू क्या बचा 4 इंटू क्या बचा 3 इंटू क्या बचा 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहां पे 1। तो अब क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 5 जो है वो तो कॉमन है बाहर, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 1008, 1008 और प्लस 1। तो जब 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1009। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 1009। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो गुणनखंड है, तो जिसके भी दो गुणनखंड होंगे तो वो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सारे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एप्री में सिद्ध करना है, वो करेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में आपके आता है कि जैसे ये है ना कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 जो है एप्री में संख्या है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप तब तक 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन कर लो सारे। तो बच्चों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।